नमस्कार। आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, और हमारी बातचीत का जो विषय है वो है लोक सेवा प्रसारण। इसकी क्या अहमियत है, क्या महत्व है, आज क्या चुनौतियां हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के सामने, और क्या और कुछ हो सकता है। इन्हीं चंद मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो चुनौतियां हैं इस समय, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है इस समय कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसका नाम है ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक दुनिया। और ये वैश्विक दुनिया व्यापार की है। अब व्यापार का जब दौर चलता है तो समाज में समाज सेवा, स्वतः सेवा, निःशुल्क सेवा, ये सब मूल्य बाजार के मुनाफे के नीचे हो जाते हैं। बाजार का दबाव रहता है। इसीलिए जो लोक सेवा प्रसारण है जी, इसका दायरा सिमट जाता है। इसका दायरा सिमट करके सरकारों की जिम्मेदारी या सरकार द्वारा पोषित जो संस्थाएं हैं उन तक सीमित हो जाता है। इसीलिए दुनिया के अन्य देशों में, जैसे अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ भी ये सीमाएं हैं, लेकिन लोक प्रसारण के लिए समय समय पर विभिन्न देशों में, भारत में भी कुछ चीज़ें पाबंदी लगाई जाती है कि जैसे हर चैनल को आपने निश्चित किया कि आपको दूरदर्शन दिखाना ही है। अपने ब्रॉडकास्टिंग में दूरदर्शन की न्यूज़ दिखाने हैं, लेकिन एक चीज़ है कि लाख पाबंदियां लगाई जाएं, लाख नियम बनाए जाएं, लेकिन जब मुनाफा और आय और बाज़ार, वहाँ भी प्रतिस्पर्धा है, तो उस बाज़ार में जो सरकार के विकास के लोक कल्याणकारी चीज़ों को अगर हम दिखाएंगे तो होता क्या है कि अच्छा, जनता का मानस भी वैसा है। नहीं, जैसे अभी आपने एक बात कही ना कि अमेरिका वगैरह में भी जो विकसित देश हैं वहाँ भी ये हालात है, लेकिन हमने देखा है कि जो विकसित देश हैं और उनके जो प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स हैं या प्रसारण संस्थान हैं, वो भी उस पाबंदी में है कि पब्लिक सर्विस पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक चीज़ है, विकसित बावजूद कि बाजार का दबाव वहाँ विकसित देशों का एक है कि वहाँ साक्षरता का, वास्तविक साक्षरता की दर ज़्यादा है जी। थोड़ा लोगों में जागरूकता है। इसीलिए अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग लोक सेवा के प्रसारण नहीं करेगी तो उसकी धीरे से क्या है, उस चैनलों को देखना, उसकी उपेक्षा लोग करना शुरू कर देते हैं। मतलब पब्लिक उनसे खुद अलग हो जाती है। भारत में इस तरह का अभी वातावरण नहीं बना है। भारत में उल्टा वातावरण है। ये हम आज यहाँ कह सकते हैं कि जब पब्लिक या प्राइवेट दोनों प्रसारक लोक सेवा प्रसारण से संबंधित विषयों को, जैसे बाढ़ आपदा में राहत के लिए हो, निःशुल्क चिकित्सा अभियान हो, वृद्धों के लिए या ओल्ड एज जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम हो, इस तरह के जब प्रसारण करते हैं, यहाँ तक कि ये है कि जब राष्ट्रीय न्यूज़ प्रसारित किए जाते हैं, समाचार प्रसारित किए जाते हैं, तो उस समय लोग या तो चैनल बदल देते हैं या चैनल को बंद कर देते हैं। ये मानसिकता जो समाज की है वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक जितने भी प्रसारण हैं भारत में हो रहे हैं निजी क्षेत्रों में, उन पर कोई पब्लिक प्रेशर नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा। और जब दबाव नहीं रहेगा तो वही वो प्रसारित करेंगे जो उनको लाभ देगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि अभी हमारा समाज उतना विकसित नहीं है या वो वातावरण नहीं बन पाया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब पहले समाज को जागरूक करना चाहिए? क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं तैयार होगी शायद कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं। देखिए, एक चीज़ है, अभी भारत में एक कहा जाए कि जो प्रसारण हैं प्राइवेट निजी प्रसारण हैं और जो
हमारे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार भारती के प्रसारण है। तो प्रसार भारती के प्रसारणों को कहा जाए कि परिपक्व अवस्था हो गई है, युवा अवस्था, लंबे समय लोक सेवा प्रसारण जो है ये लंबे समय से चले आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से उनकी एक पहचान है। पहले यही देश के प्रमुख केंद्र प्रसारण केंद्र थे, लेकिन जो नए चैनल आए हैं उनकी शैशवावस्था है। शैशवावस्था में मतलब अभी सब कुछ सेट हो रहा है, उनके कंटेंट भी, विषय वस्तु भी सेट हो रही है, प्रसारण का समय भी सेट हो रहा है, लोक अपेक्षा भी सेट हो रही है। अभी जनता में दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है कि जो निजी प्रसारण है वो सूचना मनोरंजन के लिए है, सार्वजनिक क्षेत्र की लोकहित की सूचनाएं देने का दायित्व जो है प्रसार भारती इससे जुड़े है, दूरदर्शन, आकाशवाणी इनकी है। ये दृष्टिकोण भी उस लोक प्रसारण के लिए, जो लोक सेवा प्रसारण की का जो कार्य है उसमें बाधित है। ये जब शिफ्ट होगा, उधर चला जाएगा, तो लोकमानस तो अपने आप जब वहाँ भी अपेक्षा बढ़ेगी तब वहाँ भी कंपटीशन चलेगा कि भाई लोक सेवा प्रसारण हमको करना चाहिए, लोकहित में है, तो वहाँ भी कुछ घंटे तय होंगे कि भाई इस प्रसारण में प्रतिदिन के कार्यक्रम में इतने घंटे रहें। तो हर चीज़ की का एक युगांतर होता है, युग व्यवस्था होती है, ट्रांजिशन फेज होता है, तो वो ट्रांजिशन फेज है। अच्छा, जैसे एक चीज़, आप तो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, किताबें भी लिखी हैं आपने, संचार के सिद्धांत, तो कहा जाता है या ये माना भी जाता है और ये सच्चाई भी है कि कम्युनिकेशन हमारी 4 ज़रूरतों को पूरी करता है: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो इन 4 ज़रूरतों को पूरी करने का काम तो लोक सेवा प्रसारण ही कर पाता है। तो उस स्थिति में इस जो हालात आज हैं, जो दशा है हमारे देश में, जो माहौल चल रहा है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि ये हमारी 4 ज़रूरतें, यानी जो समाज की ज़रूरतें, जो देश की ज़रूरतें हैं, उसको कैसे जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल कर ऐसा है। इन जो 4 ज़रूरतें आपने बताई, ये समस्त ज़रूरतें एक शर्त में, एक व्यवस्था में आ जाती हैं, उसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र जीवित रहता है लोकतांत्रिक दृष्टि पर। अगर हमारे समाज में जो लोग हैं सब में लोकतंत्र के प्रति सचेत हो, सभी लोग जागरूक हों, तो क्या होगा कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं वे सब आएंगे। लेकिन आप देखिए कि लोक सेवा प्रसारण के अंतर्गत जब चुनाव आता है तो हम मतदान करने जाएं, मतदान का अभियान सरकार व्यापक रूप से चलाती है। लोक प्रसारक जो निजी प्रसारक हैं वो भी कुछ चैनल अब उस प्रवाह में चलाते हैं और जनमत बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके बाद भी परिणाम क्या रहता है कि 100% मतदान का लक्ष्य अभी शायद कहीं भी नहीं हुआ। हमको तो अभी तक जितना दस्तावेज देखा है, नहीं तो उसका एक कारण तो जैसा आपने कहा कि अभी हमारे यहाँ वो वातावरण नहीं बन पाया, तो वो भी जिम्मेदार, वो लक्ष्य हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन वो क्रमशः बढ़ रहा है। मतदान का उसका प्रभाव होता है, क्रमशः बढ़ रहा है। लोग सोचना कर दिए हैं। तो इसलिए जो आपने ये कहा है कि जो आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक की आवश्यकताएं हैं ये लोक प्रसारण से जुड़ी हैं, लोक सेवा प्रसारण से जुड़ी हैं। तो आप जैसे देखिए, आर्थिक आवश्यकता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य समस्याएं हैं, बहुत से कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है। लेकिन ये प्रायः माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रसारण है, प्रसार भारती के, रेडियो, दूरदर्शन, इनके विभिन्न चैनल जो हैं वो तो उन योजनाओं को प्रसारित करते हैं। निजी चैनल क्या करते हैं कि रोजगार की योजनाओं को उस रूप में रेखांकित नहीं करते, उसको स्थान नहीं देते, उसके स्थान पर वो मनोरंजन करते हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो अपने मनोरंजन में भी, जैसे मनोरंजन में भी फिल्म के माध्यम से, लघु चर्चा के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से रोजगार के सवाल को जो सरकार के द्वारा किया जाए उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक अभी हमारा जो विषय वस्तु का आधार है वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। और जो सबसे बड़ी एक समस्या देखी जा रही है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुँच की, इसकी लोगों तक कैसे पहुँच हो, देखिए इस पर भी तमाम जो हाउसेज हैं वो शांत हैं। अकेले दूरदर्शन और आकाशवाणी ही करता है। देखिए, शायद यह कारण भी है कि हमारी रफ्तार कम है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे
नई शिक्षा नीति 2020 आई। नई शिक्षा नीति 2020 में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्राइमरी शिक्षा के पहले 3 साल तक जो पूर्व प्राइमरी शिक्षा होगी वो एक तरह से बच्चों को गृह होम फीलिंग, जैसे परिवार का वातावरण है वैसा वातावरण दे करके उस बच्चे को किया जाएगा, और उसमें खेल से लेकर के चित्र आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यह संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी, किसान चैनल ये सब तो काम कर रहे हैं, लेकिन निजी चैनलों में अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि नई शिक्षा नीति पर कोई इस तरह के उसको धरती पर लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, अमल में लाने के लिए कोई प्रयास या कार्य दिखाई पड़ा हो, जैसे वह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तरह से ये वातावरण बना है कि लोक सेवा प्रसारण के जो मुद्दे हैं वो निजी चैनलों के अपने मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि उनसे बहुत आय की संभावना नहीं होती और जनता में व्यूअरशिप नहीं है, उस पर जनता ध्यान नहीं देती। तो इसके लिए तो एक गहन चिंतन की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि जनता जिसके लिए वो मुद्दे बनाए गए, जिसके लिए गवर्नमेंट योजना, महत्वाकांक्षी योजनाएं ला रही है, उस योजना पर भी उतनी सतर्कता नहीं है लोगों की। इसके लिए क्या है, सोशल मीडिया पर मोबाइल के माध्यम से वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें दूरदर्शन चैनल तो मोबाइल पर भी उपलब्ध है, लोक सेवा प्रसारण से जुड़े मुद्दे मोबाइल पर भी उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी, लेकिन उन तक वो अपनी दृष्टि और रीच अपनी नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो जनता का मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को भी हमें समझना पड़ेगा, और उस मनोविज्ञान के अनुरूप हमें लोक सेवा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी प्रस्तुति और प्रसारण दोनों पर ध्यान देना होगा, और इसमें कुछ सामाजिक नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। लोक सेवा का एक जो फोकस हमने देखा है अतीत में, वो विकास के मुद्दों को लेकर के रहा है। माना ये जाता है कि जो एक डेवलपिंग सोसाइटी होती है वो बदलावों को बहुत तेज़ी से और बड़ी उत्सुकता के साथ एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। तो लोक सेवा प्रसारण अगर फोकस करता है डेवलपमेंट के इशूज़ पर, तो शायद उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम इसको एक टिप्पणी के रूप में आपके सामने रखें तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि अभी एक प्रसारण आ रहा है, बहुत चर्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मन की बात शुरू किया, लेकिन एक चीज़ और आती है उसको देखने के, अध्ययन के लिए, कि आज जो लोक सेवा प्रसारण हैं वे मन की बात प्रसारण करते हैं, और एक दिन तय है, प्राय रविवार को ही रहता है, विशेष को छोड़ दिया जाए। लेकिन उस समय एक मॉडल हमारे सामने आया है। कुछ समय जगह जगह पर सार्वजनिक रूप से टीवी स्क्रीन लगा करके और लोगों को बैठाने की जगह और चर्चा की जाती है। तो शायद लोक प्रसारण का भी एक दिन तय कर दिया जाए पूरे भारत में। कुछ समय लोक प्रसारण के मुद्दे प्रसारित होंगे और उन मुद्दों पर उसी तरह से चौपाल जैसी लगाई जाए गांव नगरों में, तो शायद ये जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ये हमारा विचार है कि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, और अगर ये सफल होगा तो धीरे धीरे लोक मानस की ओर, चूंकि अगर मान लिया किसी रविवार को मन की बात नहीं आई तो लोग उसे खोजते हैं। तो इसी तरह से जनता में एक जागरूकता पैदा करने के लिए हमें चौपाल आज चलानी होगी। उसका कारण है कि बहुत से चैनल हैं, अगर सभी चैनलों को देखना शुरू किया जाए तो एक दिन में हम पूरा नहीं कर सकते, एक साथ देख नहीं सकते। इसलिए जनता हमारे मुद्दों की ओर आए, लोक सेवा से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर आए, तो इसलिए हमें उस तरह के भी प्रयोग करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चूँकि हमारा समय ख़त्म हो रहा है, कुछ पॉइंट्स तो रह गए, इन फ्यूचर वी विल डिस्कस इट। धन्यवाद। और आने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।